हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग बीपीएससी मेंस के ध्यान रखते हुए जीएस पेपर 1 का आज टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मौर्य कला, यानी आज हम लोग मौर्य कला के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मौर्य जो शासनकाल था, मौर्यन एम्पायर जो शासनकाल था, वो ईसा पूर्व में ही था, मतलब कि आज के कई सौ वर्षों पहले था। और इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा कलात्मक वस्तु बनता था। यदि देखा जाए तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी काफ़ी ज़्यादा कला का विकास हुआ था, और मौर्य के शासनकाल में भी भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, जैसे मौर्य काल के पहले के जो जितने भी कलात्मक वस्तु थे उसमें लकड़ी, मिट्टी के ईंट, है ना, लकड़ी या मिट्टी के ईंट, घास फूस आदि से होता था। तो उस समय के साथ वो नष्ट हो गया, है ना। तो इसलिए वर्तमान में उस कला का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन मौर्य काल ही जो सबसे पहला था, मतलब मौर्य काल ही सबसे पहला टेन्योर था जिसमें कला के क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, यानी कि मौर्य काल के पहले जितने भी कला बनते, मतलब कि यहाँ पे बनता था, जो भी है स्थापत्य कला जितना कुछ भी था, उसमें लकड़ी का यूज होता था, घास फूस का यूज होता था, मिट्टी का ईंट यूज होता था, तो जो आजकल नष्ट हो गया है। यहाँ तक कि मौर्य काल में भी लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज होता था, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो पत्थर का सबसे पहला जो है कला के रूप में प्रयोग करना, मतलब कि उसका बिल्डिंग बनाने के रूप में या फिर और डिफरेंट चीज़ के लिए, मौर्य काल में ही सबसे पहले हुआ था। यही कारण है कि मौर्य का जो मतलब कि अवशेष है मौर्य शासनकाल का, वो आज कई जगह आपको देखने को मिलता है। तो जो जितना भी मौर्य युगीन कला है, मौर्य काल का जितना कला है, उसको दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला राजकीय कला और यह लोक कला। तो बात करते हैं सबसे पहले राजकीय कला क्या है। तो इसका जो विकास है राजकीय संरक्षण में हुआ। राजकीय कला कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो विकास है वो राजकीय संरक्षण में हुआ, और देख रेख जो है मौर्य के शासकों के द्वारा हुआ। मौर्य वंश के जितने शासक थे उनके द्वारा हुआ। जैसे बात किया जाए तो राजप्रसाद, राजप्रसाद जो है एक तरह समझिए राजा का महल था, जिसको राजप्रसाद बोला जा रहा है। उसके अलावा कई स्तंभ है। उसके बाद बिहार जो बनाए जाते थे बौद्ध भिक्षुओं को रखने के लिए, स्तूप, मंदिर, ये सब जो है राजकीय कला में आएंगे। लोक कला में ऐसे क्षेत्र आएंगे जो जिनका राजा जो है संरक्षण नहीं करते थे। ये जो है स्वतंत्र कलाकार के द्वारा बनाया जाता था, मतलब जो भी आर्टिस्ट थे उनके द्वारा बनाया जाता था, और ये बेचा जो जाता था, वो खरीदा जाता था आम आदमी के द्वारा, है ना। जैसे कई मिट्टी से बना हुआ मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा, ये सब जो है ये लोक कला में आएगा। तो मौर्य काल को जो है, मौर्य काल का जो कला है उसको दो भाग में बांटेंगे मौर्य कला को। एक होगा राजकीय कला, दूसरा होगा लोक कला। अब लोग राजकीय कला को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है राजप्रसाद। राजप्रसाद यानी कि राजा का महल, आप समझ सकते हैं आम भाषा में। तो मौर्यकालीन का जो सबसे भवन था, मौर्यकालीन जो भवन था, उसका सबसे सुंदर उदाहरण जो है पटना के नज़दीक कुम्हरार है, वहाँ पे मौर्य प्रसाद है ना। मौर्य प्रसाद वही राजप्रसाद को ही बोला जा रहा है। तो सबसे सुंदर भवन माना जाता था। मेगास्थनीज का हाथ करता था। मेगास्थनीज जो था चाइना, सॉरी, इंडिका, मेगास्थनीज जो था इंडिका का राइटर था, है ना। और उसके द्वारा कहा गया था कि पाटलिपुत्रा का जो मौर्य प्रसाद है ना, मौर्य का जो राजप्रसाद था उतना ही भव्य था जितना कि ईरान की राजधानी में बना हुआ था। यानी कि आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ का जो राजा का बिल्डिंग था मौर्य का शासनकाल में, वह ईरान के राजा के बिल्डिंग का कॉपी किया गया था। इसका जो पाटलिपुत्र में, मतलब यानी कि पटना के कुम्हरार में जो राजप्रसाद था, उसमें जो है हॉल था जिसमें कई स्तंभ लगे हुए थे, और इसका छत जो है लकड़ी का बना हुआ था। सबसे पहला ध्यान देने वाला बात यही है कि इसका जो हॉल है उसमें मतलब पिलर था, पिलर नीचे दिया हुआ था, और छत जो है लकड़ी का बना हुआ था। सतह जो सरफेस और छत में लकड़ी का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया था। और इस ये जो भवन था इसका जो प्रशंसा जो है न सिर्फ मेगास्थनीज के द्वारा बल्कि और कई यूनानी लेखकों द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके द्वारा जैसे फाहियान, इसके द्वारा कहा गया था कि यह जो है मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि देवों के द्वारा निर्मित है। फाहियान चीनी यात्री था, है ना। तो फाहियान के द्वारा कहा गया था कि ये जो है मनुष्य नहीं बल्कि देवों के द्वारा बनाया गया। पाटलिपुत्रा का जो बिल्डिंग था उसके बारे में। और पाटलिपुत्र जो शहर था उसके सुरक्षा के लिए लकड़ी का चारदीवारी बनाया गया था। चारों तरफ जो है लकड़ी का चारदीवारी बनाया गया था, जिसमें तीर चलाने के लिए जगह जगह छेद बनाए गए थे। ठीक है, और जो मौर्य शासक अशोक था, राजकीय कला को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया और विकास किया था। अशोक के समय जो कलाकृति बनाया जाता था उसको चार भाग में बांट सकते हैं। अशोक के समय में जो कलाकृति बनाए गए थे उसको चार भाग में बांटा जा सकता है: स्तंभ, स्तूप, वेदिका और गुहा। इस तरीके से स्तंभ, स्तूप, वेदिका
और गुहा, इस तरीके से बांटा जा सकता है अशोक के समय जितने भी कलाकृति थे उसके 4 भाग में। तो हम लोग अब पढ़ते हैं स्तंभ के बारे में। तो जितना भी मौर्य कला है उसमें ज़्यादातर हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को स्तंभ देखने को ही मिलता है ना। अशोक के शिला स्तंभ मिलते हैं, उसके ऊपर का भाग जो है डिफरेंट शेप में होता है, नीचे का डिफरेंट शेप में होता है, सबका अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, ये जो स्तंभ है मेनली गोलाकार होता है और लगभग 20 फीट से भी बड़ा जो है एक पत्थर का होता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि एक ही पत्थर का बना होता है। स्तंभ का जो भूमिगत भाग है ना, स्तंभ का जो भूमिगत भाग है वो मोर की आकृति का तथा ऊपर का जो भाग होता है चतुर्भुज चबूतरे के आकार का होता है ना, जिसपे पशु की मूर्ति 3D शेप में बनी होती है। इस तरीके से अशोक का स्तंभ आप देखे होंगे। ठीक है, कई इतिहासकार जो है मतलब कि इसके बताते हैं कि ईरान का कॉपी किया गया था, अशोक के द्वारा ईरान का कॉपी किया गया था। कई इतिहासकार जैसे सर जॉन मार्शल, उसके अलावा एक पर्सी ब्राउन नामक, ये 2 इतिहासकार हैं मेनली, इनके द्वारा कहा गया था कि अशोक का जो स्तंभ है वो ईरानी स्तंभों की अनुकृति बनाया गया है। हालांकि ये सही नहीं है, यदि कभी एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए कि दोनों का क्या क्या एक जैसा है, मतलब अशोक स्तंभ जो है ईरान का कॉपी किया गया है या फिर डिफरेंट है तो क्या क्या डिफरेंट है, यदि ये लिखने के लिए आ जाए तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे उसमें। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि अशोक का जो पत्थर है, अशोक स्तंभ का जो पत्थर है वो एक ही पत्थर का बना है, नीचे जो एकाश में पत्थर का बना हुआ एक ही पत्थर का है। ठीक है, वहीं ईरान का जो है वो विभिन्न पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया। तो सबसे पहला अंतर तो यही है। दूसरा देखा जाए तो अशोक का स्तंभ बिना आधार की भूमि पर टिकाए गए हैं। अशोक स्तंभ जो है उसके लिए नीचे कोई आधार नहीं दिया गया है, डायरेक्ट ऐसे पिलर है, ऐसा नहीं है कि नीचे कुछ ऐसे आधार दिया गया है। वहीं ईरान वाले में नीचे एक आधार दिया गया है, ईरान स्तंभों में आधार दिया गया है। नेक्स्ट है कि अशोक का स्तंभ जो है स्वतंत्र रूप से विकसित है। स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं जो है पिलर मिलेगा, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है, सिर्फ पिलर नहीं, पहले बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, उसके बाहर एक पिलर गाड़ा हुआ है। मतलब सिंपल ऐसे जो अशोक का स्तंभ कैसा है, तो कहीं भी एक पिलर ऐसे गाड़ा हुआ है ना, मतलब कि सुनसान जगह में, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई पहले उसके लिए बिल्डिंग बनाया गया, बिल्डिंग के बाहर पिलर गाड़ा गया है। तो ईरान और इंडिया मतलब कि अशोक स्तंभ में भी एक डिफरेंस है। चौथा और भी क्या डिफरेंस लिख सकते हैं कि अशोक स्तंभ पे जो है पशु का आकृति बनाया जाता था। ठीक है, जैसे सिंह का या सांड का यानी बैल का। लेकिन ईरान के जो स्तंभ होते थे वहाँ के उस जमाने में, वहाँ पे मानव का आकृति बनाया जाता था। ये भी एक अंतर है। अशोक का स्तंभ जो है सपाट है, जबकि ईरान का जो स्तंभ है वो नालीदार होता है। ठीक है, नालीदार करने का मतलब उस पर ऐसे ऐसे, मतलब इसका जो है चिकना होता है और उस पर डिफरेंट डिजाइन ऐसे से बने होते थे। ठीक है, तो इसलिए उसको नालीदार बोला जा रहा है। तो ये सब अंतर है यहाँ पे। अशोक के जितने कलाकृतियाँ थे उसको 4 भाग में बांटते हैं हम लोग, स्तंभ, स्तूप, वेदिका और गुहा, है ना। तो स्तंभ के बारे में सबसे पहले पढ़ें कि उस पर जो है मूर्ति वगैरह मतलब कि किस तरीके से होता है, 20 फीट से ज़्यादा लंबे पत्थर का बना होता है और भूमिगत भाग जो है मोर की आकृति का होता है और उसका ऊपरी भाग जो है चतुर्भुजाकार चबूतरे के आकार का होता है, जिस पे पशु का मूर्ति जो है 3D में बनाया गया है। ठीक है, 3D मतलब कि चारों तरफ। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग मतलब कि कहाँ कहाँ स्तंभ मिला है अशोक के ज़माने में। तो सबसे पहले तो लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है ना, ये सब तो पीटी में भी आप पढ़ोगे, पीटी की तैयारी में भी। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, उसके बाद लौरिया अरेराज स्तंभ, रामपुरवा, ये सब बिहार में जगह है। दिल्ली का टोपरा में जो स्तंभ मिला है, दिल्ली के मेरठ में मिला है। उसके बाद इलाहाबाद का स्तंभ है, रुमिनदेई स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, बेसनगढ़ का गरुड़ स्तंभ, है ना। तो ये सब याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्तंभ है जहाँ से अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तंभ मिले हैं और उसका क्या प्रॉपर्टी है, मतलब क्या क्या फीचर है हम अभी पढ़ें और ईरान वाले से कैसे डिफरेंट है। अब पढ़ते हैं स्तूप के बारे में कि स्तूप क्या, मतलब कि मौर्य काल में स्तूप कैसा था। और ये सब जो है राजप्रसाद के अंदर आता है, मतलब राजकीय कला के अंदर आ रहा है ना। अभी हम लोग लोक कला के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। स्तूप के बारे में देखते हैं। तो स्तूप का निर्माण भी मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ है ना, उसके पहले उतना स्तूप का निर्माण आपको नहीं देखने को मिलता है। और स्तूप निर्माण की कला जो है वो जनजातीय तत्वों से आई। ये जो है मतलब कि जो जनजाति वर्ग के लोग थे, आदिवासी वर्ग के लोग, वो पहले स्तूप का निर्माण करते थे। ऐसा बताया जाता है कि जनजाति का कोई सरदार था, है ना, मतलब जनजाति आदिवासी क्षेत्र में जब कोई सरदार उन लोग का जो हेड जब मर जाता था तो उसके मरने के बाद उसको दफनाने के ऊपर एक टीला बनाया जाता था। ठीक है, टीला आप समझते होंगे, इस तरीके का कुछ बनाया जाता था। ठीक है, टीला बनाया जाता था। बाद में जो है ये बौद्ध धर्म के लोग जो है इसी को अपना लिए और ऐसा माना गया, मतलब कि एक मिथक है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर जो भी आप उसको समझिए, है ना, कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है, उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष को 8 भाग में बांटा गया।
ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में कि जब भगवान बुद्ध मर गए थे तो उनके शरीर को 8 भाग में बांटा गया और 8 को मतलब कि वो सब जगह जो है उसके ऊपर स्तूप बनाए गए। ठीक है। कुछ इतिहासकार के अनुसार जो है अशोक जो 84,000 स्तूपों व विहार का निर्माण करवाया था, लेकिन ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण पत्र नहीं, मतलब कि ठोस इसका सबूत नहीं मिलता है। स्तूप जो है, स्तूप कैसा होता है, तो स्तूप एक अर्धवृत्ताकार होता है या फिर बोल सकते हैं कि कटोरे के आकार का होता है। ठीक है। जिसके अंदर का भाग ईंट का और बाहर का भाग पत्थर से बनाया जाता है। इसके केंद्र में एक हर्मिका होता है, जो स्तूप होता है उसके केंद्र में हर्मिका होता है। ठीक है। उसी हर्मिका में जो जिस व्यक्ति का अवशेष वहाँ पे उसको रखा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं सांची का स्तूप सबसे फेमस है। उसके अलावा भरहुत का स्तूप, भरहुत है ना, भरहुत कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस राज्य में है इंडिया के। अब वेदिका बारे में पढ़ते हैं। वेदिका क्या होता है, तो वेदिका जो है स्तूप के ऊपर बनाया गया पत्थर का कलाकृति होता है। वेदिका जो होता है स्तूप के ऊपर बनाया जाने वाला पत्थर का कलाकृति होता है, जिसके ऊपर एक खंभा बनाया जाता है। खंभा जो होता है उसके ऊपर 3 छतरी ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। खंभा के ऊपर 3 ऐसे छतरी बनाया जाता है। अधिकांशतः जो वेदिका है वो नष्ट हो चुका है। ठीक है। अधिकांशतः वेदिका जो है वो नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ आज भी मतलब कि बचा हुआ है, जैसे बोध गया में है, उसके अलावा सारनाथ में है। तो ये था वेदिका के बारे में। अब पढ़ते हैं गुहा के बारे में। गुहा यानी कि घर, आप ऐसा बोल सकते हो, गुहा यानी गुफा ऐसा मान सकते हैं। तो गुहा जो है मेनली चैत्य के रूप में, विहार के रूप में या गुफा मंदिर के रूप में रहता है, जिसका निर्माण पत्थर के काट के किया जाता है, पत्थरों को काट कर किया जाता है। और अशोक जो है, उसके अलावा उसका पोता जो था दशरथ, है ना, अशोक और उसका पोता दशरथ, ये दोनों के द्वारा बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं का निर्माण किया गया था। बराबर जो है बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। तो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं को खोद करके आजीविका सेक्ट के जो लोग थे, आजीविका के जो लोग थे, उनको दान दे दी गई थी, उनके लिए गुफा बनाए गए थे। यहाँ जो गुफा है बड़ा बड़ा कमरा के रूप में बनाया गया है और अंदर की दीवार पर जो है चमकता हुआ जो है पत्थर का पॉलिश किया गया है। ठीक है। काफ़ी चमकदार पत्थर का पॉलिश किया गया है। तो ये जो बराबर की गुफा है इनका नाम है सुदामा गुफा। उसके अलावा कर्ण चौपाड़ गुफा है, एक लोमस ऋषि केव है यानी लोमस ऋषि गुफा। ठीक है। तब हम लोग पढ़ते हैं सुदामा गुफा के बारे में। तो इस गुफा को सबसे प्राचीन माना जाता है। ये जो गुफा है उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें अशोक का एक गुहा लेख भी है। वहाँ पे एक अशोक के द्वारा जो है एक गुहा लेख है अशोक का, उसमें उस गुफा में। और ये जो था अशोक इसको अपने शासन काल के, राज्यकाल के 12वें वर्ष में बनवाया था आजीविका सेक्ट के लोगों के लिए। इसमें 2 कमरा है और बाहरी कमरा जो है माना जाता है कोई सभा भवन था। और इसका छत जो है वो ढोलाकार है, ढोल के जैसा है। ठीक है। गुफा का जो मुख्य द्वार है, उसका जो मेन गेट है गुफा का मुख्य द्वार जो है लकड़ी के बने हुए द्वार की तरह जो है ऐसे है, मतलब कि आप बोल सकते हैं लकड़ी के जैसा, मतलब कि जैसा लकड़ी का ऐसे गेट बनता है ना, उस टाइप का है। ठीक है। उसके अलावा आता है कर्ण चौपाड़ की गुफा। तो इसके अनुसार क्या है कि इसमें माना जाता है कि अशोक जो है अपने शासनकाल को 19वें वर्ष में बनवाया था। ठीक है। एक आयताकार शेप का है, ये जो है आयताकार शेप का है और अपने अशोक अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में बनवाया था। आगे बढ़ते हैं तो है लोमस ऋषि केव, है ना। तो ये सबसे सुंदर माना जाता है अन सभी गुफाओं में, जो है बाकी जो सारी गुफाएं हैं उसमें सबसे सुंदर माना जाता है। और गुफा का प्रवेश द्वार पे डिफरेंट हाथी का ऐसे ऐसे, मतलब कि हाथी का पिक्चर बना हुआ है इस टाइप का, तो लोमस ऋषि केव है वो। ठीक है। गेट पे जो है हाथी का डिजाइन बना हुआ है, मतलब कि इस तरह का गेट है, ऐसे जो गेट है ना, तो यहाँ पे हाथी का डिफरेंट पिक्चर बना हुआ है। और अंदर जो सरफेस है उस पर पॉलिश किया गया है, काफ़ी चमकदार पॉलिश किया गया है। तो इसको भी ऐसा माना, मतलब कि पॉलिश के आधार पे इसको माना जाता है, क्योंकि इसका जो पॉलिश है बाकी दोनों जो गुफा है सुदामा और कर्ण चौपाड़ की गुफा उसी के पॉलिश के समान है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये भी अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। राजगीर में एक है, राजगीर में सोन भंडार गुफा है, वो भी माना जाता है कि अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। अब आगे पढ़ते हैं मौर्य काल में मूर्ति कला के बारे में, मौर्यकालीन मूर्ति कला के बारे में। तो मौर्य काल में मूर्ति कला उतना ज़्यादा तो डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हिसाब है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे सारनाथ में एक प्रसिद्ध सिंह का मूर्ति मिला है वहाँ पे सारनाथ में। और उसके अलावा रामपुरवा में, रामपुरवा जो बिहार में है, तो वहाँ पे जो है
एक बैल का मिला है जो उससे ज़्यादा सुंदर है, तो माना जाता है कि उस समय मूर्तिकला डेवलपिंग फेज में था। ठीक है, उसके अलावा जो देखा जाए तो मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मूर्तिकला में मतलब मौर्य कला में जो मूर्तिकला था उसमें ईरानी और यूनानी परंपरा ज़्यादा प्रभाव डालता है। उड़ीसा में जो है वहाँ पे पत्थर को काट करके धौली चट्टान, वहाँ पे धौली पत्थर पाया जाता था, धौली पत्थर को काट करके वहाँ हाथी का मूर्ति बनाया गया है। हाथी के अग्रभाग को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है और उसका सूंड पैर ये सब जो है काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक बनाया गया है और ऐसा लगता है कि हाथी जो है चट्टान से बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार का एक मिलती जुलती जो है मतलब कि मूर्ति आपको देहरादून में मिलती है, देहरादून में भी मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो भी उसी समय बना होगा, तो मौर्य काल में ही बनाया गया होगा। अब बात करते हैं लोक कला की। तो मौर्य काल में जो है मूर्ति कला में भी मतलब कि मूर्ति कला में अधिकांशतः लोक कला का ही मिलता है, क्योंकि राजा के द्वारा मूर्ति कला को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया था। जैसे पटना के दीदारगंज से जो प्राप्त एक मूर्ति है, स्त्री की मूर्ति, ठीक है, तो जिसमें आपको देख सकते हैं, आप म्यूजियम में जाइएगा तो आपको मिलेगा ये देखने के लिए, जिसका ऊपर का भाग में कुछ मतलब ऊपर में कोई ड्रेस वो नहीं पहनी हुई, लेकिन नीचे का जो भाग जो है कपड़ा और आभूषण से ढका हुआ है और मूर्ति जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया, काफ़ी मैच्योर्ड वे में बनाया गया है। उसके अलावा दो विशाल मतलब कि दो बड़े बड़े जो है यक्ष की मूर्ति मिले हैं। उसके अलावा पटना के लोहानीपुर से भी दो मूर्ति प्राप्त हुआ है, दो नग्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई, मतलब कि मूर्ति जो बनाया गया है उसमें वो कपड़ा नहीं पहने हुए, कोई ड्रेस नहीं पहने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति जो था मेनली जैन धर्म से प्रभावित था। और ये जो मूर्ति थे मतलब जो नग्न मूर्ति मिला था ये जो है बलुआ पत्थर से, भूरा बलुआ पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, और उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिश किया गया था, पॉलिश इतना बेटर था कि आज भी वो चमक रहा है उसी तरीके से। ठीक है, तो यक्ष यक्षिणी का जो मूर्ति है उसके आधार पर कहा जाता है कि उस समय जो लोक कला था, ठीक है, वो लोक कला जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। तो ये था मौर्य कला के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मौर्य कला जो है भारत में कला के नींव को स्थापित किया, क्योंकि ये जो एंशियंट हिस्ट्री में देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा एम्पायर था, है ना, और यहाँ से एक तरह से बोल सकते हैं शुरुआत था, क्योंकि पत्थर पे कला के मतलब पत्थर को कला के रूप में यूज करना, उस पर मूर्ति बनाना मौर्य काल में ही जो है स्टार्ट हुआ था। तो आप इस तरीके से मौर्य काल में देखें मौर्य काल के बारे में। उम्मीद करते हैं कि मौर्य काल में जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे तो आप उस पर कुछ लिख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।